चार्ज करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंसीडर करें कि हमारे पास एक इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज है और उस पर यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ओमेगा है। एक बात यहाँ पे आप याद रखें कि जब हम किसी लाइन पर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो उस वक्त हम लैम्डा लैम्डा सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जब हम किसी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो उसके लिए हम रो सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम सिग्मा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारे पास यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी का जिक्र है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब इनफिनिट शीट है हमारे पास, इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। चूंकि सरफेस पर है तो इसलिए हम यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम ये चाहेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पी पर फॉर एग्जांपल ये पॉइंट पी है, किसी पॉइंट पी पर हम इस शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है इस पॉइंट पर वो फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, एक शीट है जिस पे यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिग्मा के सिंबल के साथ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है किसी पॉइंट पी पर वो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम ऐसा करने लगे हैं कि हम एक पॉइंट पी ले रहे हैं और यहाँ पर हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पिल बॉक्स की तरह हम अराउंड दिस शीट लेने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जिसको पिल बॉक्स कहते हैं वो हमने शीट में से गुजारा है। और किसी पॉइंट पी पर हम चाहेंगे कि हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे यहाँ पे पी लिखा हुआ है, ये पॉइंट भी हो सकता है, इस साइड पे भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये जो शीट है इस पे पॉजिटिवली चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ भी जा रही हैं और इस तरफ भी जा रही हैं, ठीक है। तो हम इस पॉइंट पी पर फाइंड करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सिलेंडर है इसके तीन सेक्शन बनते हैं, ठीक है, इसके तीन सेक्शन बनते हैं। अच्छा, पहला सेक्शन जो है वो देखें जी, सिलेंडर का ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला इसको अगर आप बॉटम कह लें तो बॉटम वाला हिस्सा इसको हम S1 कह रहे हैं, ठीक। अच्छा, या इसको लेफ्ट फ्लैट सरफेस कह लें, क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो है, ठीक है, इसको हम S1 कह रहे हैं। और दूसरे का ये वाला जो सिलेंडर का हिस्सा है राइट फ्लैट सरफेस क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये इसको हम S2 कह रहे हैं, ठीक है। और एक सिलेंडर का जो कर्व्ड कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसको हम S कर्व्ड कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसको S3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब ऐसा है, यहाँ पे मुझे S3 भी साथ लिखना चाहिए आपके लिए ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा है कि इस शीट में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस साइड पे भी जा रही हैं और इस साइड पे भी जा रही हैं, अवे फ्रॉम द शीट जा रही हैं, ठीक है। तो इस इस पॉइंट पर, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर लेफ्ट फ्लैट सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है इस फ्लैट सरफेस पर। और इस फ्लैट सरफेस का जो वेक्टर एरिया वेक्टर है ए, वो भी बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और ई एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं इस लेफ्ट राइट फ्लैट सरफेस S2 पर। और इस यही हिसाब जो है वो लेफ्ट फ्लैट सरफेस S1 पर भी है, जहाँ पर एरिया वेक्टर बिल्कुल परपेंडिकुलर इस सरफेस का और इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या स्टेटस है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का S3 कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ लेकिन ये कर्व सरफेस एरिया का जो परपेंड एरिया वेक्टर है वो यूं करके इस पे बिल्कुल 90 डिग्री के साथ है, ठीक है। जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये आपने याद रखना है, सही है।
अच्छा, अब हम चाहेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ये अब हम फ्लक्स इस पॉइंट के लिए भी, इस पॉइंट के लिए भी और इस पॉइंट के लिए भी फाइंड करें। तो उसके लिए अगर हम पहले इस कर्व्ड सरफेस पर फोकस करें, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कर्व्ड सरफेस के एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री एंगल के साथ है, 90 डिग्री एंगल के साथ है। तो cos 90 क्या होता है, एंड 90 डिग्री एंगल के साथ है। ठीक हो गया ये करके। ठीक है, तो यहाँ पर सीन कुछ यूं है कि जब हम लिखेंगे कि फाई, फ्लक्स चूंकि फाइंड कर रहे हैं ना, फाई इक्वल्स ई डॉट ए, तो डॉट खत्म करने के लिए हमारे पास कॉस आता है ना, तो हमारे पास आ जाएगा फाई इक्वल्स ई ए कॉज ऑफ 90 डिग्री। तो कॉज ऑफ 90 होता है 0, तो फाई हो जाएगा 0। तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस के लिए हमारे पास फ्लक्स क्या है, 0। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द कर्व सरफेस। हाँ ये सही लिखा हुआ है। देखो ये कर्व्ड सरफेस जो है ना, ये जो कर्व सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, लेकिन इस कर्व सरफेस के एरिया वेक्टर के साथ, इस ए के साथ, एरिया वेक्टर के साथ ये 90 डिग्री पर है। ठीक है, तो हमने कैलकुलेशन में तो ई डॉट ए लेना है ना, तो इसलिए हम ए कॉज ऑफ 90 डिग्री लिखेंगे। तो 90 डिग्री कॉज 90 जीरो होता है, तो फाई हो गया 0। ठीक है, फाई हो गया जनाब हमारे पास 0। तो इसलिए ये वाला जो पोर्शन है कर्व्ड सरफेस, ये कंट्रीब्यूशन नहीं करता फ्लक्स में। ठीक है, तो फ्लक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए हमारे पास फ्लक्स की कंट्रीब्यूशन फ्लैट सरफेस से आती है, यानी लेफ्ट फ्लैट सरफेस से और राइट लेफ्ट फ्लैट सरफेस से। ठीक है, अच्छा, तो अब देखें फ्लक्स ओनली पासिस थ्रू द टू फ्लैट सरफेस। टोटल फ्लक्स फिर क्या होगा, यानी यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है, तो यहाँ से जो आ रहा है उनके बीच में ये फार्मूला दोबारा लगाएं। तो उसमें देखें यहाँ पे ए और ई आपस में पैरेलल हैं, तो cos 90 क्या हो गया, यानी यहाँ पे इस केस के लिए भी ई ए कॉज ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, और प्लस फिर एक दफ़ा ये आप लिखें कि ई ए कॉज ऑफ 0 डिग्री। ये एक दफ़ा हमने लिखा S1 के लिए, फिर दूसरी दफ़ा हमने लिखा S2 के लिए। तो S1 के लिए लिखेंगे तो ई ए कॉज ऑफ 0 डिग्री 1 हो जाएगा, तो ई डॉट ए यहाँ से 1 आ जाएगा। और ये दूसरे के लिए लिखेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से टोटल फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा 2 EA। सही है, अच्छा, अगर हम इसको या इसमें से किसी एक को, फॉर एग्जांपल इसको हम रेफरेंस के तौर पर लेते हैं, तो इस साइड पे अगर हम रेफरेंस के तौर पर इस साइड को लेते हैं, तो ये भी प्लस साइन के साथ, ये भी प्लस साइन के साथ, तो इस हिसाब से फिर ये नेगेटिव साइन के साथ, ये नेगेटिव साइन के साथ, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो इसलिए हमारे पास यहाँ से भी प्लस और यहाँ से भी प्लस, तो फाई हमारे पास हो जाएगा 2 EA। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो चार्ज है जो कि इस गाजियन सरफेस ने जो कि गाजियन पिल बॉक्स की सूरत में है, इसने जो चार्ज इनक्लोज किया हुआ है वो क्या है, Q इक्वल्स सिग्मा ए। ठीक है, अच्छा, ये चूंकि डेंसिटी है ना, डेंसिटी की क्या डेफिनेशन होती है, सम डेंसिटी की होती है समथिंग डिवाइड बाय एरिया। तो ये जो समथिंग है ना, ये हमारे पास चार्ज की सूरत में है, Q डिवाइड बाय ए। ठीक हो गया, तो यहाँ से हमारे पास इस फार्मूले के तहत क्या आता है, Q इक्वल सिग्मा ए। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है Q इक्वल्स सिग्मा ए। अच्छा, अब ये हमारे पास Q इक्वल सिग्मा ए है, और यहाँ से हमारे पास क्या है, फाई इक्वल्स 2 EA। अच्छा, अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है जनाब ये, जिसमें हम गॉसेस लॉ लगाने लगे हैं। और गॉसेस लॉ की क्या डेफिनेशन है, फाई इक्वल्स क्यू और एप्सिलॉन नॉट। फाई है हमारे पास 2 EA, और क्यू और एप्सिलॉन नॉट से आ जाएगा, हाँ क्यू जब आप पुट करेंगे तो सिग्मा ए और एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अच्छा, ए जो है वो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ई इक्वल सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक,
अच्छा, अब देखें, ये तो मैग्नीट्यूड है ना, तो हमारे पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो पॉइंट पी पर किसी पॉइंट पी पर, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पी पर एक डायरेक्शन हमें स्पेसिफाई है ना, तो इसलिए हम एन वेक्टर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। एन वेक्टर जो कि बताता है कि ये एन वेक्टर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताता है, वेयर एन इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द शीट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो आपको कोई क्वेश्चन हो, अंडरस्टैंडिंग में मसला हो, तो आप कमेंट्स करें, मैं रिप्लाई करूंगा।